अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्लाइकोलिपिड्स की सिंथेसिस पढ़ेंगे और फिर जो उनसे रिलेटेड डिजीजेस होती हैं जो कि लिपिड स्टोरेज डिजीज होती हैं हम वो पढ़ेंगे जो क्लिनिकल्स हैं। अब होता क्या है, जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं जस्ट लाइक फॉस्फोलिपिड्स वो भी आपके सेल मेम्ब्रेन का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। और ग्लाइकोलिपिड्स नाम से पता चल रहा है उनमें कार्बोहाइड्रेट मायोरिटी होती है और एक लिपिड्स की मायोरिटी होती है। जो कार्बोहाइड्रेट मायोरिटी होती है वो यूजली जो सेल मेम्ब्रेन का क्योंकि पार्ट होते हैं तो वो आउटर सरफेस पे एक्वस एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है और वो कार्बोहाइड्रेट मायोरिटी की वजह से ही वो ये ग्लाइकोलिपिड्स आपके एंटीजेनिक होते हैं, क्योंकि जो इसकी ग्लाइको पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है वो बेसिकली एंटीजेनिक पार्ट होता है। उसके अलावा ये आपके साथ साथ क्या कहते हैं सेल रिकग्निशन और क्या कहते हैं सेल एडिशन में भी रिक्वायर्ड होते हैं, एक्स्ट्रा सेलर एनवायरनमेंट के साथ इन सेल को इंटरेक्ट करवाते हैं जो आपके ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड्स आर ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। क्यों? क्योंकि इनका जो मेन प्रिकर्सर है वो सिरामाइड है। सिरामाइड हमने पीछे भी देखा था अब जब फॉस्फोलिपिड्स कर रहे थे कि सिरामाइड ही आपका फॉस्फोलिपिड बना रहा था। जब सिरामाइड में फॉस्फेटाइल कोलिन का अपना फॉस्फोराइल कोलिन आके लग रहा था तो सिरामाइड पे जब ये फॉस्फेट ग्रुप आके लग रही थी तो वो फॉस्फोलिपिड स्फिंगोमाइलिन बना रहा था। अब होता क्या है इस केस में क्या होगा, जब सिरामाइड ये सिरामाइड का कंपाउंड है सिरामाइड के साथ आके जब भी कोई मोनोसेकेराइड या कोई ओलिगोसेकेराइड आके लगेगा तो बस डिफरेंस उसमें ये कि वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लग रही थी तो ये फॉस्फोलिपिड बन गया। जब कोई मोनोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड आके लगेगा तो ये बन जाएगा ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड या यू कैन कॉल इट ग्लाइकोलिपिड। ये इन्होंने दिखाया हुआ है। अब होता क्या, जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड है वो खुद दो तरह के होते हैं, एक तो सेरिब्रोसाइड्स एक गैंग्लियोसाइड्स और फिर क्या कहते हैं एक आपके आ जाते हैं सल्फेटाइड्स। दो नहीं तीन तरह के, इसमें न्यूट्रल वाले सेरेब्रोसाइड्स होते हैं और जो एसिडिक होते हैं वो गैंग्लियोसाइड्स एंड सल्फेटाइड्स होते हैं क्योंकि उनमें नेगेटिव चार्ज होता है। होता क्या है, जो आपकी जितने भी ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये सारे गोल्जी बॉडी के अंदर बनते हैं थ्रू क्या कहते हैं सारे गोल्जी बॉडीज के अंदर ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब जो सेरेब्रोसाइड है उसमें या तो एक मोनोसेक्राइड लगा होगा या दो तीन मोनोसेक्राइड्स आपस में लगे होंगे, ठीक है, ओलिगोसेक्राइड होगा। या होगा क्या, जब भी किसी सेरेमाइड के साथ गैलेक्टोस लगेगी तो ये बना देगी गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड। अगर ग्लूकोज बन गई लगेगी यहाँ पे तो ये बना देगी ग्लूकोसेरेब्रोसाइड। और अगर ऐसा हो कि गैलेक्टोस और ग्लूकोज दोनों लगे हुए हों सेरेमाइड के साथ, ये इस तरह उन्होंने यहाँ पे दिखाया है, मैं ज़रा यहाँ हाथ अभी लिख रहा हूँ, अगर गैलेक्टोस और ग्लूकोज दोनों लगे हुए हैं सेरेमाइड के साथ और कोई एन एसिटाइलेटेड शुगर भी आ जाए तो इस पार्ट को हम कहेंगे ग्लोबोसाइड। ये भी सेरेब्रोसाइड ही होता है, ये पार्ट हो गया ग्लोबोसाइड। वैसे अगर कोई एक लगा हुआ तो इस तरह ये बन गया ग्लूकोसेरेब्रोसाइड। ये इन्होंने गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड दिखाया हुआ है। अब और जो सेरेब्रोसाइड्स होते हैं ये आपके व्हाइट मैटर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली माइलिन शीट्स में आपका ज्यादा प्रेजेंट होते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब जो गैंग्लियोसाइड्स होते हैं गैंग्लियोसाइड्स, अब ये इन्होंने ये यहाँ से मैं हाथ हटा रहा हूँ, ये इन्होंने गैंग्लियोसाइड दिखाया है। गैंग्लियोसाइड में क्या होता है कि वो ग्लोबोसाइड से ही बनता है। ग्लोबोसाइड में आके एक एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड कंपाउंड आके लगता है जिसकी वजह से वो गैंग्लियोसाइड्स बन जाते हैं। तो इन्होंने यही दिखाया हुआ, यहाँ पे एक एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड लग गया गैलेक्टोस पे आके जिससे ये गैंग्लियोसाइड हो गया। गैंग्लियोसाइड नाम से पता चल रहा है ये ग्रे मैटर में और गैंग्लियन सेल्स के अंदर ज्यादा होंगे जो आपके गैंग्लियोसाइड्स होंगे। इसमें एक तो गैंग्लियोसाइड्स इस तरह बनते हैं, दूसरा आपके आ जाते हैं सल्फेटाइड। सल्फेटाइड्स में क्या होता है कि जो एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है 3-फॉस्फो एडिनोसिन 5-फॉस्फोसल्फेट, इसके ऊपर एक सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट होती है। होता क्या है, जो गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड था उसके थर्ड कार्बन पे, गैलेक्टोस के थर्ड कार्बन पे, ये जो गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड है इस गैलेक्टोस के थर्ड कार्बन पे क्या कहते हैं सल्फो ट्रांसफरेस एंजाइम के थ्रू ये जो सल्फेट ग्रुप है ये इस कंपाउंड से गैलेक्टोस में आके लग जाती है और फिर इस कंपाउंड का नाम होता है सल्फाटाइड। ये सल्फाटाइड हमने बना दिया जिसका प्रिकर्सर है गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड। गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड में हमने देखा इसके थर्ड कार्बन पे आके सल्फेट ग्रुप लग गई। सल्फेट ग्रुप आई कहाँ से, सल्फेट ग्रुप आई यहाँ से इस कंपाउंड से जिसका नाम था 3-फॉस्फोएडिनोसिन 5-फॉस्फोसल्फेट और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सल्फो ट्रांसफरेस। ये इन्होंने यहाँ पे पूरा दिखाया हुआ है कि सिरामाइड मेन प्रिकर्सर है। अगर सिरामाइड पे फॉस्फेटाइल कोलिन आके लग गया तो ये कहते हैं वो फॉस्फोराइल कोलिन दे देगा और स्फिंगोमाइलिन बना देगा। अगर सिरामाइड पे थ्रू यूडीपी गैलेक्टोस एंड थ्रू एंजाइम गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेस आपका गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड बन जाएगा और यूडीपी ग्लूकोस एंड थ्रू एंजाइम ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेस ग्लूकोसेरेब्रोसाइड बन जाएगा। जिस तरह हम वहां पे देख रहे थे फॉस्फोलिपिड्स की, उसमें वहां पे सीटीपी आपका मेन एक्टिवेट कर रहा था, यहाँ पे यूडीपी आपका एक्टिवेट कर रही होती है। तो उन्होंने यही दिखाया है कि गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड ग्लूकोसेरेब्रोसाइड बन गए और अगर 2 और मोर यूडीपी शुगर्स हों तो वो ग्लोबोसाइड बन जाएगा। जिस तरह अगर ग्लूकोस और गैलेक्टोस एक साथ आ रहे हो तो ग्लोबोसाइड बना देगा। ग्लोबोसाइड पे फिर हमने देखा कि CMP नाना आएगा
CMP ना सी मतलब साइटिडीन मोनोफॉस्फेट एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड आएगा, वो क्या करेगा अपना एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड दे देगा इसको, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। इधर आके ये एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड लग गया और CMP खुद निकल जाएगा, जिससे गैंग्लियोसाइड बन जाएगा। सल्फाटाइड्स कैसे बनेंगे? ये जो गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड है, गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड, इस पे थ्रू पैप्स विच वॉज 3 फॉस्फोएडिनोसिन 5 फॉस्फोसल्फेट एंड थ्रू एंजाइम सल्फोट्रांसफेरेज सल्फेट ग्रुप यहाँ से इसके थर्ड कार्बन पे लग जाएगी एंड दिस विल बी कॉल्ड सल्फाटाइड्स। एंड ये आपके सारे ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स होते हैं ये तीनों, एंड इनकी फॉर्मेशन होती है गोल्जी बॉडी में। अब इनकी डिग्रेडेशन कैसे होती है? थ्रू लाइसोसोम होती है, लाइसोसोमल एंजाइम्स के थ्रू होती है, जिनको एसिड हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं। अब अगर उन एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे फिर आपकी लिपिड स्टोरेज डिजीजेस हो जाती हैं या स्फिंगोलिपिड डिजीज हो जाती हैं, क्योंकि ये आपके ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स ही हैं। एंड दीज आर ऑल योर लिपिड स्टोरेज डिजीजेस। इसमें ख़ास बात जो याद रखनी है, और ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जितनी भी सारी डिजीजेज हैं सब ऑटोसोमल रिसेसिव होंगी सिवाय फैब्री डिजीज़ के। फैब्री डिजीज़ वाहिद डिजीज़ है जो एक्स लिंक्ड होगी। फैब्री डिजीज़ में क्या होगा कि अल्फा गैलेक्टोसिडेज की डेफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से जो ग्लोबोसाइड्स होंगे, जिस तरह मैंने पीछे दिखाया था कि ये एक कंपाउंड अगर हम एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड हटा दें तो ये ग्लोबोसाइड बन गया। इसमें क्या होगा, जो ग्लोबोसाइड्स होंगे वो आपके क्या कहते हैं एंडोथीलियल सेल्स में एंड काफ़ी जगहों पे जाके एक्यूमुलेट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक तो रेड पर्पल स्किन रैश आएगा आपके, क्योंकि वो एंडोथीलियल सेल्स में, यूजली हार्ट के भी एंडोथीलियल सेल्स के अंदर जाके एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो हार्ट फेलियर हो सकता है। देयर इज चांस ऑफ थ्रोम्बोसिस। किडनी में भी ग्लोमेरुलाई पे जाके एक्यूमुलेट कर जाके तो किडनी फेलियर भी हो सकता है। उसके अलावा देयर इज बर्निंग पेन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। एंड साथ में इसकी ट्रीटमेंट के लिए एंजाइम क्या कहते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थियरी अवेलेबल है फैब्री डिजीज के लिए। अब दूसरी डिजीज पे आते हैं, नीमन-स्पिक डिजीज। हमने स्फिंगोमाइलिन की सिंथेसिस पढ़ी थी विच वॉज स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। अगर स्फिंगोमाइलिनेस की जो स्फिंगोमाइलिन को डिग्रेड कर रहा था उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे होगा क्या, उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक तो इन्फेंट फॉर्म में और एक एडल्ट फॉर्म में। जो इन्फेंट फॉर्म होती है वो ज़्यादा सिवियर होती है क्योंकि उसमें हेपेटोस्प्लीनोमेगैली हो जाएगी इन्फेंट को। इन्फेंट आपका क्या कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी इन्फेंट को। इन्फेंट में न्यूरोडिजेनरेटिव कोर्स हो जाएगा जिसकी, और इन्फेंट के मैक्यूला जो होगा उसमें चेरी रेड स्पॉट नजर आ रहा होगा। एंड जो इन्फेंट्स होते हैं यूजली सर्वाइव नहीं कर पाते। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन्फेंट्स आपके यूजली डाई कि अब अराउंड 2 years ऑफ एज तक अगर इनको क्या कहते हैं ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे और फिर वो मर जाते हैं। जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स में जो ये इतने क्लिनिकल्स हैं ये इतने ज़्यादा सिवियर नहीं होते, इसलिए एडल्ट सर्वाइव कर पाते हैं। और एडल्ट्स पे ज़्यादातर लॉन्ग कॉज में जाके बहुत आगे जाके पता चलता है कि उनको नीमन-स्पिक डिजीज़ है, या एडल्ट्स को बहुत आगे जाके होती है अगर स्फिंगोमाइलिनेस की डेफिशिएंसी हो जाए। So that's Niemann-Pick disease type A in infants, type B in adults due to deficiency of enzyme sphingomyelinase। अब हम करते हैं टे-सेक्स डिजीज। टे-सेक्स डिजीज क्या है कि ये आपकी गैंग्लियोसाइड्स की एक्यूमुलेशन हो रही है। इसमें हेक्सोस अमाइनिडेस ए जो एंजाइम है, बीटा हेक्सोस अमाइनिडेस ए, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इसमें क्या होता है, जब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो आपके गैंग्लियोसाइड्स हैं, जो भी स्टडीज उनमें एन एसिटाइल शुगर होती है, उनमें से एन एसिटाइलेटेड गैलेक्टोस अमाइन निकल नहीं पाता। जो ये वाला एक कंपाउंड था एन एसिटाइल गैलेक्टोस अमीन, इनकी डिग्रेडेशन में ये कंपाउंड निकल नहीं पाता क्योंकि हेक्सोस अमाइनिडेस ए की डेफिशिएंसी हुई होती है। तो उससे क्या होता है, देयर इज रैपिड प्रोग्रेसिव एंड फेटल न्यूरो डिजेनरेशन, ब्लाइंडनेस, सीजर्स, एक्सेसिव स्टार्टर रिस्पॉन्स, मसल वीकनेस, चेरी रेड मैक्यूला। चेरी रेड मैक्यूला क्यों रहे, क्योंकि ये हमने पढ़ा गैंग्लियोसाइड से रिलेटेड डिजीज है और हमें पता है कि रेटिना में आपके गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं, गैंग्लियोनिक सेल्स से ही आगे फिर ऑप्टिक नर्व फाइबर्स निकलती हैं। तो इस डिजीज में जो आपके गैंग्लियन सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो रेटिना के होते हैं, जिसकी वजह से चेरी रेड मैक्यूला नजर आता है। और इसमें बाकी क्या होता है, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ एक्टिवेटर प्रोटीन। ये पॉइंट ना भी याद हो कोई बात नहीं, मेन ये पता होना चाहिए इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है विच इज हेक्सोस अमाइनिडेस ए। एंड ये सारी इसमें क्या कहते हैं क्लिनिकल्स आती हैं कि देयर इज ब्लाइंडनेस, देयर इज इडियोसी, मतलब कि इडियट लाइक मेंटल रिटार्डेशन बेसिकली, एंड यही एक्सेसिव स्टार्टर रिस्पॉन्स, सीजर्स हो रहे होते हैं एंड गैंग्लियोसाइड्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है। नाउ वी विल डू गॉशर डिजीज। गॉशर डिजीज क्या है, आपकी मोस्ट कॉमन लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है और ये है आपकी जब ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स जो हैं, जो ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स हैं उनकी एक्यूमुलेशन है ड्यू टू डिफेक्ट इन एंजाइम बीटा ग्लूकोसिडेस, या यू कैन कॉल इट ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेस। ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेस की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स जो होंगे वो आपके ज़्यादा एक्यूमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली होगी, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, लॉन्ग बोन्स का CNS इन्वॉल्वमेंट होगी रेयर इन्फेंट एंड जुवेनाइल फॉर्म में। इसके लिए भी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी अवेलेबल है। होता क्या है,
गॉटर डिजीज भी दोनों एडल्ट और इन्फेंट में होती है। इन्फेंट फॉर्म में ज्यादातर मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। एडल्ट फॉर्म में क्या होगा, ये जो ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स होते हैं ये आपका अकुमुलेट कर रहे होते हैं जो रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, जिस तरह बोन मैरो हो गई, स्प्लीन हो गई, स्प्लीन में हो गई जिस उसकी वजह से स्प्लीनोमेगैली होगी, और लिवर में होगी तो हेपेटोस्प्लीनोमेगैली होगी। अगर ये बोन मैरो के अंदर अकुमुलेट करने लग जाए तो उससे एडल्ट्स को एनीमिया भी हो सकता है एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है, क्योंकि बोन मैरो सेल्स भी नो वहीं से आपके सारे ब्लड सेल्स निकलते हैं। अगर उन्हीं में ही ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स आके एक्यूमुलेट कर जाएंगे तो देन आपका उसकी वजह से आपके वाइट ब्लड सेल्स बन नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से जो एडल्ट्स होंगे उनमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और एनीमिया होगा। एंड इसमें गॉशर डिजीज में हम माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं कि गॉशर डिजीज में क्या होता है कि जो उसमें साइटोसोल होगा उसमें क्रम्पल्ड टिश्यू पेपर लाइक अपीयरेंस आ रही होगी। क्रम्पल्ड टिश्यू पेपर लाइक अपीयरेंस, क्रम्पल्ड टिश्यू पेपर लाइक अपीयरेंस क्यों आ रही होगी, क्योंकि जो ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स होंगे वो लाइसोसोम के अंदर एक्युमुलेट कर रहे होंगे, लाइसोसोम उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। और एक और चीज में बताना भूल गया, टे सेक्स डिजीज की क्या खास बात है कि माइक्रोस्कोप में हमें उसमें नजर आ रहा होगा कि इसमें तो क्रम्पल्ड टिश्यू लाइक अपीयरेंस थी, टे सेक्स डिजीज में आपकी शेल बॉडीज नजर आ रही होंगी, क्योंकि जो गैंग्लियोसाइड्स है वो एक्युमुलेट कर रहे होंगे, तो इसमें शेल बॉडीज नजर आ रही होंगी। बाकी अब आपकी आ जाती है सैंडहॉफ डिजीज, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड गैंग्लियोसाइडोसिस भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इनके एंजाइम याद रखने चाहिए कि इसमें बीटा गैलेक्टोसिडेस 1 की डेफिशिएंसी हो रही है गैंग्लियोसाइडोसिस में। बाकी इसके भी क्या कहते हैं जो क्लिनिकल्स हैं इन दोनों के, वो ऑलमोस्ट जो इसके सिम्टम्स हैं वो टेसेक्स जैसे ही होते हैं, क्योंकि दोनों गैंग्लियोसाइड से रिलेटेड ही डिजीज हैं। अब हम आते हैं मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी पे। ये वाहिद वो डिजीज है जो कि सल्फाटाइड से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ सल्फाटाइड्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सल्फाटाइड्स को डिग्रेड कराता है एंजाइम अराइल सल्फेटेस ए, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इसमें भी दो टाइप्स होती हैं, एडल्ट्स में होता है और इन्फेंट होता है। इन्फेंट में क्या होगा, कॉग्निटिव डिटोरिएशन होगी, डीमाइलिनेशन हो जाएगी, प्रोग्रेसिव पैरालिसिस होगा, डिमेंशिया होगा, आपका क्या कहते हैं एटेक्सिया होगा, एंड मसल वीकनेस होगी, लोकोमोशन में मसला आएगा। बाकी नर्व स्टेन येलो ब्राउन विद क्रेसल वायलेट, डेफिशिएंसी ऑफ एक्टिवेटेड प्रोटीन सेपोसिन बी। यस, जो सेपोसिन्स होते हैं ये एक्टिवेटेड प्रोटीन होती हैं। इनका काम क्या होता है कि ये जो एसिड हाइड्रोलेज जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो उनको उन कंपाउंड तक लेकर आती है ताकि डाइजेस्ट कर सकें। अब जब ये प्रोटीन्स होगी नहीं तो एराइल सल्फेटेस ए आपका सल्फेटाइड्स को डिग्रेड कर नहीं पाएगा, जिसकी वजह से इसमें ये फिर आपकी कंडीशन बन जाती है विच इज नोन एज मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी। लास्ट हम पढ़ते हैं, यस सेकंड लास्ट हम पढ़ते हैं क्रैब डिजीज एंड देन फार्बर डिजीज। क्रैब डिजीज में क्या होगा कि गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड्स जो हैं, गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड्स उनकी कुमुलेशन होगी। क्यों? क्योंकि बीटा गैलेक्टोसिडेस या गैलेक्टोसेरेब्रोसिडेस जो एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि मेंटल एंड मोटर डिटेरिएशन, ब्लाइंडनेस एंड डेफनेस, नियर टोटल लॉस ऑफ माइलिन। हमने पढ़ा था कि जो सेरेब्रोसाइड्स होते हैं वो माइलिन शीट का क्या कहते हैं कंपोनेंट होते हैं और व्हाइट मैटर में होते हैं। जो गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा कंपोनेंट होते हैं माइलिन शीट का, और अगर इन्हीं की एक्युमुलेशन होने लग जाए, इनकी सही से डिग्रेडेशन ना हो तो जो माइलिन शीट है वो सही से बन नहीं पाएगी, जिसकी वजह से देयर विल बी नियर टोटल लॉस ऑफ माइलिन, देयर विल बी ब्लाइंडनेस एंड डेफनेस। और जो ग्लोबॉइड बॉडीज होंगी वो हमने पता है व्हाइट मैटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो ग्लोबॉइड बॉडीज आपका व्हाइट मैटर के अंदर प्रेजेंट आना शुरू हो जाएंगी क्योंकि गैलेक्टोसेरेब्रोसिडेस की डेफिशिएंसी हो जाएगी। लास्ट हम पढ़ते हैं फार्बर डिजीज। फार्बर डिजीज क्या कराती है, जो सेरामाइड है जो कि मेन प्रिकर्सर है फॉस्फोलिपिड्स का, ग्लाइकोलिपिड्स का, स्फिंगोसिन का एंड आपके क्या कहते हैं यस ग्लाइको एंड फॉस्फोलिपिड्स का, उसकी क्या कहते हैं डिग्रेडेशन नहीं हो पाती। वीनो सेरामाइड स्फिंगोसिन से बनता है, सेरामाइड थ्रू सेरेमिडेस आपका स्फिंगोसिन में कन्वर्ट होता है। अब सेरेमिडेस की डेफिशिएंसी हो जाए तो देयर विल बी फार्बर डिजीज। रिमेंबर दिस, डोंट कंफ्यूज फार्बर विद फेब्री। फेब्री एक्स लिंक्ड है और इसमें अल्फा गैलेक्टोसिडेस की डेफिशिएंसी हुई जिसकी वजह से ग्लोबॉइड बॉडीज आपके सेल्स में अकुमुलेट कर रही हैं। जो फार्बर है, फार्बर में सेरेमाइड की अकुमुलेशन हो रही है क्योंकि सेरेमिडेस इस कंपाउंड को ब्रेकअप नहीं कर पा रहा स्फिंगोसिन में। और इसमें क्या क्लिनिकल हमको वो मिलेंगे, देयर विल बी अकुमुलेशन ऑफ सेरेमाइड, painful and progressive joint deformity, subcutaneous nodules of lipid-laden cells, horse cry, tissue granulomas and cherry red macula. तो these were all the clinicals. I hope you easily समझ में आ गए हो. Thank you.